गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में लेखिका बचेंद्री पाल की आत्मकथा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का वर्णन किया गया है। बचेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान क्या क्या समस्याएं हुई, उनके साथियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये हमने इस पाठ के माध्यम से समझा। इस पाठ के पहले पार्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से एक बड़ा भारी बर्फ़ का पिंड उनके कैंप पर गिरा और उनके कैंप को तहस नहस कर दिया। उसके बाद अगले दिन फिर से उन्होंने चढ़ाई शुरू की और अंगदोरजी और बचेंद्री दोनों शिखर पर चढ़ाई चढ़ने के लिए शुरू हो गए। उसके बाद उन्होंने इस चढ़ाई को शुरू किया और एक निश्चित गति में चढ़ते रहे। उन्हें इस चढ़ाई के दौरान काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बर्फ़ के टुकड़ों को पहाड़े से काटना पड़ा और ऑक्सीजन की कमी के कारण भी उन्हें काफ़ी समस्याएं हो रही थी। अब आगे पढ़ते हैं। लहटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। अंगदोरजी और मैं तो आगे आगे शिखर पर चल रहे थे, शिखर की चढ़ाई पर, और लहट्टू नाम का एक व्यक्ति वो हमारे पीछे पीछे आ रहा था। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। मैं जो थर्मस में थोड़ी चाय लेकर गई थी, जूस चाय, वो थोड़ी थोड़ी पीने के बाद हमने फिर से यात्रा शुरू कर दी। लहट्टू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। जो लहट्टू नाम का जो व्यक्ति था वो क्या लाया था? नायलॉन की रस्सी, इसलिए कि अंगदोरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़ सकें। वो जो नायलॉन की रस्सी लाया था किस लिए लाया था? ताकि जो अंगदोरजी हैं, जो मेरे नेता हैं, मेरे साथ जो चढ़ाई कर रहे हैं, वो और मैं रस्सी के सहारे चढ़ सकूं। अंगदोरजी जो है बिना ऑक्सीजन के ही शिखर की चढ़ाई कर रहे थे, जबकि लहट्टू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। जो लहट्टू था उसने वो रस्सी हमारे संतुलन के लिए, मतलब हमारा बैलेंस बनाने के लिए पकड़ रखी थी। लहट्टू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। अब लहट्टू ने ध्यान दिया कि मेरे जो ऑक्सीजन का जो मीटर है वो मैं जो ऑक्सीजन ले रही थी वो कितनी ले रही थी? 2.5 लीटर, जबकि उस चढ़ाई के दौरान मुझे करीबन 4 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही है। जैसे ही लहट्टू ने मेरे ऑक्सीजन की जो मात्रा थी उसे बढ़ा दिया, 2.5 लीटर से 4 लीटर कर दिया, तो मुझे वो चढ़ाई आसान लगने लग गई। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। जहाँ पर हम चढ़ाई कर रहे थे वहाँ की जो हवा की गति है वह बहुत तेज हो गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुरबुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। जो बर्फ की जो नरम बर्फ़ की जो पिघली हुई बर्फ़ और जो बर्फ़ के टुकड़े थे वो उस तेज़ हवा के दौरान उड़ रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई, जिससे जो मुझे आसपास का जो वातावरण था जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधा नीचा चला गया। अब जहाँ शिखर पर हम चढ़ाई कर रहे थे वहाँ पर अब क्या था? नीची ढलान थी। मानो मेरी सांस रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। अब जो ढलान दिखी उससे क्या हुआ? मेरी सांस रुक गई थी और मेरे मन में विचार आया फिर कि अब तो सफलता बहुत ही नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। जो एवरेस्ट की जो चोटी थी उसका समय और दिनांक
आपको दिया गया है 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर बचेंद्री एवरेस्ट की शिखर यात्रा संपूर्ण कर चुकी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। अब जो बचेंद्री है उसे बड़ा ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली क्या थी, प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। शंकु मतलब जो एवरेस्ट की जो नोक थी, जो चोटी थी, उस पर दो व्यक्ति एक साथ खड़े हो सकें इतनी जगह वहाँ पर नहीं थी। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। चारों ओर क्या थी, सीधी लंबी ढलान थी और एक नोक थी और उसमें हमें सुरक्षित रहना था। हमने पहले बर्फ़ के पहाड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। सबसे पहले तो हमने हमारे खड़े होने के लिए एक स्थिर जगह बनाई। बर्फ़ को काट कर हमने एक समतल जगह बनाई। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। अब जो एवरेस्ट पर मैं चढ़ी थी, जिस चोटी पर मैं चढ़ी थी, पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं घुटनों के बल बैठ गई और मैंने सागर माथे को चूमा। बिना उठे ही मैं अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। अब मैंने क्या किया, घुटने, जो लेखिका है बचेंद्री पाल, घुटनों के बल ही बैठी रही और उसने वहीं पर दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की। अब जो लेखिका है उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो दुर्गा माँ का चित्र हनुमान चालीसा था उसको अब लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा अर्चना के बाद उसे बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया और ये जो खुशी का जो क्षण था, मैंने एवरेस्ट की जो चढ़ाई पूरी कर ली थी, इसमें सबसे पहले मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। उसके बाद ये सारा जो मैंने भगवान का चित्र लिया और छोटी पूजा अर्चना करने के बाद मैं अंगदोर जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई और उनके सामने आदर भाव से झुकी। अंगदोर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। अंगदोर जी ही, जो मेरे नेता अंगदोर जी हैं, उन्होंने ही मुझे बड़ा प्रोत्साहन दिया और मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचाया। वो इसलिए मैं उनके सामने आदर भाव से झुकी। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। अंगदोर जी जो हैं वो बिना ऑक्सीजन के दूसरी बार एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके थे। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया। कानों में फुसफुसाना मतलब कानों में बोला, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब जो अंगदोर जी हैं वो लेखिका को कह रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेने शुरू कर दिए। अब जो एक फ़ोटोग्राफ़र हैं वो भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेना शुरू कर दिया। इस समय तक लोहट्टू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। अब जो लोहट्टू जो हमारे पीछे पीछे आया था, उसने वॉकी टॉकी के माध्यम से हमारे नेता जो कर्नल खुल्लर हैं उनको ये सूचना दे दी कि हम चारों शिखर पर पहुंच गए हैं। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। कर्नल खुल्लर ने मुझे धन्यवाद देते हुए कहा कि तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए मैं तुम्हारे माता पिता को भी बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है। अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। अब जो कर्नल खुल्लर हैं वो मुझे कह रहे हैं कि तुमने जो ये कार्य किया है इस पर देश को तुम पर गर्व है। क्यों? क्योंकि तुम भारत की प्रथम भारतीय महिला हो जिसने एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा किया है और जिस संसार से तुम आई थी उस संसार
उस संसार में तुम जाओगी तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भिन्न होगा। लोग तुम्हें अलग नज़र से देखेंगे, तुम्हारा भव्य स्वागत होगा और तुम्हारी प्रशंसा होगी। इस पाठ में हमने बचेंद्री पाल द्वारा एवरेस्ट की शिखर यात्रा का वर्णन पढ़ा। ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। उसमें हमने किस तरह से बचेंद्री ने एवरेस्ट की यात्रा को पूरा किया, शिखर पर पहुंचने पर उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस तरह से वो शिखर पर पहुंचने में संभव हो पाए और किस तरह से उन्होंने अपने साथियों की सहायता की और उनके साथियों ने उनकी सहायता की और किस तरह से वो प्रथम महिला बनी जो शिखर पर पहुंची थी। ये सारा वर्णन हमने इस पाठ के माध्यम से समझा। धन्यवाद।